नमस्कार। चलिए गरीबी के बारे में एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। अगर किसी समस्या को सुलझाने के लिए दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स लगें, अरबों डॉलर लगें, दशकों का समय लगा हो, और फिर भी वो समस्या जस की तस हो। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि समस्या बहुत बड़ी है या हमारा तरीका ही गलत है? बिल्कुल। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, एक बहुत ही दिलचस्प किताब पुअर इकोनॉमिक्स के जरिए। और ये किताब इसी बात से शुरू होती है। वो कहती है कि गरीबी पर हमारी ज्यादातर बहसें वो बड़े बड़े सवालों में उलझी रहती हैं। जैसे क्या विदेशी मदद अच्छी है या बुरी? क्या फ्री मार्केट ही इसका हल है? अच्छा, ये किताब कहती है कि इन बड़े सवालों का कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। असली जवाब छोटे छोटे सवालों में छुपा है। ऐसे सवाल जिनका हम सबूतों के आधार पर जवाब दे सकें। बिल्कुल। तो आज हम इन बड़े और भारी भरकम सिद्धांतों से हटकर जमीन पर उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गरीब लोग असल में अपनी जिंदगी के फैसले कैसे लेते हैं। सेहत, पढ़ाई या हाँ, सेहत को लेकर, पढ़ाई को लेकर, अपने छोटे मोटे काम धंधे को लेकर, और देखेंगे कि कैसे कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो सबसे पहले उस तस्वीर की बात करते हैं जो गरीबी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है। किताब हमें आंकड़े बताती है कि दुनिया में लगभग 86.5 करोड़ लोग 99 सेंट से भी कम में गुजारा करते हैं रोज। भारत में अगर इसे देखें तो ये करीब 16 रुपए रोज की खरीदने की ताकत के बराबर है। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और यहीं से हम अपनी धारणाएं बनाना शुरू कर देते हैं कि गरीब लोग या तो आलसी होते हैं या फिर बहुत उद्यमी होते हैं। हाँ, या बेचारे और लाचार होते हैं। हाँ, कुछ ऐसी धारणा। और यहीं पर यह किताब सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका देती है। वो कहती है कि असलियत में गरीब लोग हम सबसे ज्यादा बेहतर अर्थशास्त्री होते हैं। बेहतर अर्थशास्त्री? वो कैसे? उनके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उनके हर फैसले के पीछे एक गहरा तर्क होता है, भले ही वो हमें पहली नजर में समझ ना आए। अच्छा। उनकी असली समस्या सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? अगर सिर्फ पैसा ही समस्या नहीं है तो फिर असल में क्या है? समस्या है उन चीजों की कमी जिन्हें हम और आप बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे सही जानकारी। सही जानकारी मतलब ये ना जानना कि क्लोरीन की एक गोली पानी को साफ कर सकती है और डायरिया से बचा सकती है। या फिर ऐसी संस्थाओं की दुनिया में जीना जो आपके लिए बनी ही नहीं है। सोचिए, एक बैंक आपकी 100 रुपए की बचत का खाता खोलने का खर्चा भी नहीं उठा सकता। या एक बीमा कंपनी जिसकी पॉलिसी के कागजात ऐसी भाषा में है जो आपको समझ ही नहीं आती। बिल्कुल। आप हर दिन लड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सिस्टम में जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। और शायद इसी वजह से गरीबी को लेकर दुनिया दो बड़े खेमों में बटी हुई है। हाँ, वो जो बड़ी बहस है। एक तरफ जेफरी सैक्स जैसे अर्थशास्त्री हैं जो गरीबी के जाल यानी पॉवर्टी ट्रैप की बात करते हैं। उनका कहना है कि गरीब देश इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो गर्म हैं, बीमार हैं, जमीन से घिरे हैं। मतलब वो एक जाल में फंसे हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी विदेशी मदद की जरूरत है। हाँ, और दूसरे छोर पर विलियम ईस्टरली जैसे विचारक हैं जो कहते हैं कि ये सब बकवास है, कि विदेशी मदद से सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ता है और नेताओं की जेबें भरती हैं। समाधान सिर्फ एक है, मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट्स। और ये दोनों पक्ष दशकों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। किताब कहती है कि ये बहस ही गलत है। तो सही रास्ता क्या है? अगर ये बड़े बड़े आइडियाज काम नहीं कर रहे तो फिर क्या करेगा? रास्ता है बड़े सवालों को भूलकर छोटे और व्यवहारिक सवालों पर ध्यान देना। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। ये बहस करने की बजाय कि विदेशी मदद अच्छी है या बुरी, क्यों ना ये टेस्ट किया जाए कि मलेरिया से बचाने वाली मच्छरदानी मुफ्त में बांटने से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं या उस पे थोड़ी सब्सिडी दे के बेचने से। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मतलब अंदाजा लगाने की जगह सीधे प्रयोग करके देखो। बिल्कुल। इसी को रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स या RCTs कहते हैं। जैसे दवाइयों की टेस्टिंग होती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही नीतियों की टेस्टिंग। कुछ गांवों में मच्छरदानी मुफ्ती, कुछ में कम दाम पर बेची, और फिर नतीजों की तुलना की। इससे हमें अटकलों की जगह ठोस सबूत मिलते हैं कि लोग असल में कैसे सोचते हैं और क्या चीज काम करती है। सही कहा। और पूरी किताब ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन चौंकाने वाले प्रयोगों से भरी पड़ी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए ऐसे ही एक प्रयोग की बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्योंकि वहां की एक पहेली तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। एक तरफ डायरिया जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज है ORS का घोल, जो कुछ ही रुपयों में मिलता है। हाँ, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे हर साल इससे मर जाते हैं। लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वही परिवार हाँ, जो मुफ्त के ORS का इस्तेमाल नहीं करता,
वो किसी बिना डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाकर एक इंजेक्शन के लिए हजारों रुपए खर्च कर देता है। क्या? हाँ, उदयपुर में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि आधे से ज्यादा निजी डॉक्टरों के पास कोई मेडिकल डिग्री ही नहीं थी। अरे बाप रे! वो अक्सर गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शंस देते हैं जो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। एक तरफ सस्ता, असरदार और सुरक्षित इलाज है और दूसरी तरफ महंगा, गैर जरूरी और खतरनाक। लोग दूसरा रास्ता क्यों चुन रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि सरकारी क्लिनिक ज्यादातर बंद रहते हैं? सरकारी केंद्रों का बंद रहना या वहां डॉक्टरों का ना मिलना यकीनन एक बहुत बड़ी वजह है। एक सर्वे में पाया गया कि वो 56% समय बंद ही रहते हैं। 56%, मतलब आधे से ज्यादा टाइम। हाँ, लेकिन ये आधी कहानी है। असली वजह हमारे और आपके अंदर भी मौजूद है। हमारे अंदर? इसे अर्थशास्त्री टाइम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। पर असल में ये वही एहसास है जो हमें सुबह जिम जाने से रोकता है। मतलब जिम का गरीबी से क्या लेना देना है। हम सब जानते हैं कि साल भर जिम जाने से सेहत अच्छी होगी, ये भविष्य का एक बड़ा फायदा है। सही बात है। लेकिन अभी इस पल में गर्म बिस्तर का आराम छोड़ना ये तत्काल की एक असुविधा है, एक छोटा सा दर्द है। गरीब लोग भी ये हिसाब लगाते हैं। बच्चे को टीका लगवाने का फायदा सालों बाद दिखेगा जब वो किसी बीमारी से बचेगा, लेकिन आज क्लिनिक जाकर घंटों लाइन में लगने का कष्ट तुरंत है। और अक्सर अभी का छोटा सा कष्ट भविष्य के बड़े फायदे पर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल, और इंजेक्शन में उन्हें तुरंत आराम का एक झूठा एहसास मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या सिर्फ जानकारी या पैसे की नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की भी है। सही पकड़ा। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम लोगों को उनके मनोविज्ञान के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं? नहीं, मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें हल्के से प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं। कैसे? उदयपुर में ही एक बहुत शानदार प्रयोग किया गया। वहां टीकाकरण की दर बहुत कम थी। सिर्फ 6% बच्चे पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे। सिर्फ 6%? हाँ, बहुत सारी जागरूकता फैलाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। फिर शोधकर्ताओं ने एक बहुत छोटा सा बदलाव किया। क्या किया उन्होंने? जो भी माँ बाप अपने बच्चे को टीकाकरण कैंप में लाते, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर सिर्फ 1 किलो दाल दी जाती। बस 1 किलो दाल? और क्या इससे कोई फर्क पड़ा? जमीन आसमान का। पूर्ण टीकाकरण की दर 6% से उछलकर 38% हो गई। अरे वाह! 6% से सीधी 38%? हाँ, एक छोटा सा नज या प्रोत्साहन उस अभी के कष्ट पर भारी पड़ गया। 1 मिनट, लेकिन क्या ये सही है? कुछ लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को जिम्मेदार बनाने की बजाय उन्हें मुफ्त की आदत डाल रहे हैं या एक तरह की रिश्वत दे रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पे हमेशा बहस होती है। लेकिन इस किताब के लेखक तर्क देते हैं कि हमें विचारधारा से ऊपर उठकर ये देखना होगा कि काम क्या कर रहा है। अच्छा, अगर 1 किलो दाल की कीमत पर हजारों बच्चों की जान बच सकती है, तो क्या ये एक छोटी सी कीमत नहीं है? ये सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि कभी-कभी हल हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और सीधा होता है। तो स्वास्थ्य के मामले में एक छोटा सा प्रोत्साहन लोगों के व्यवहार को बदल सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि प्रेरणा की भी है। क्या यही तर्क शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि वहां भी एक अजीब सी पहेली है। स्कूलों में बच्चे तो हैं, पर वे सीख नहीं रहे। बिल्कुल। विकासशील देशों में स्कूलों में दाखिले की दर तो आसमान छू रही है, लेकिन सीखने का स्तर बहुत नीचे है। भारत में प्रथम संस्था की ASER रिपोर्ट तो यही दिखाती है। हाँ, बार बार दिखाती है कि 5वीं कक्षा के कई बच्चे दूसरी कक्षा के किताब भी नहीं पढ़ सकते। तो सवाल ये है कि जब माँ बाप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो वो सीख क्यों नहीं रहे? और यहाँ भी मुझे लगता है वजह हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी होगी। हाँ, बताइए। बहुत गहरी। यहाँ समस्या माता पिता और शिक्षकों की एक गलत धारणा में छिपी है। कैसी धारणा? वे दोनों ही शिक्षा से होने वाले फायदे को एक S आकार के ग्राफ के रूप में देखते हैं। S आकार का ग्राफ? इसका क्या मतलब हुआ? उनका मानना है कि शुरुआती कुछ साल की पढ़ाई, जैसे 5वीं या 8वीं तक, उसका कोई खास फायदा नहीं होता, वो लगभग बेकार है। अच्छा। असली फायदा तब शुरू होता है जब बच्चा 12वीं पास करके कॉलेज जाता है और उसे एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलती है। अरे, मतलब पूरी की पूरी रणनीति ही एक गलत धारणा पर बनी है। बिल्कुल। इसका नतीजा तो बहुत खतरनाक होता होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर आपको लगता है कि रेस में सिर्फ पहला इनाम है और दूसरा या तीसरा आने का कोई मतलब नहीं, तो आप क्या करेंगे? मैं अपने सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर ही सारा दांव लगाऊंगी। परिवार भी यही करते हैं। वे अपने उस एक बच्चे पर सारे संसाधन लगा देते हैं जिसे वे सबसे होशियार समझते हैं, ताकि वो कॉलेज तक पहुंच सके। हाँ, और बाकी बच्चों पर से ध्यान हटा लिया जाता है। और स्कूल क्या करते हैं? स्कूल भी यही करते हैं। वे अपना सारा ध्यान क्लास के टॉप 10% बच्चों पर लगाते हैं,
ताकि वे परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं और स्कूल का नाम रोशन हो। और जो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं वो और पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें पहले ही रेस से बाहर मान लिया है। तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो खुद को ही सच साबित कर देती है। बिल्कुल। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। तो असलियत क्या है? क्या शिक्षा का फायदा सच में ऐसा आकार का नहीं होता? नहीं, और यही इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। डेटा साफ दिखाता है कि शिक्षा का फायदा एस आकार का नहीं, बल्कि लगभग एक सीधी रेखा जैसा है। एक सीधी रेखा? हाँ, पढ़ाई का हर एक अतिरिक्त साल आपकी कमाई में लगभग बराबर इजाफा करता है। 5वीं पास की कमाई 4थी पास से ज्यादा होती है और 6ठी पास की 5वीं से। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों परिवार और स्कूल एक ऐसे गरीबी के जाल से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। उन्होंने खुद एक मिथक के आधार पर एक जाल बना लिया है। ये धारणाओं और हकीकत का फासला तो वाकई डरावना है। और ये सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं होगा। नहीं। जब हम गरीबों के छोटे छोटे कारोबारों को देखते हैं तो वहां भी एक ऐसी कहानी दिखती है ना। एक तरफ हम उन्हें उद्यमी कहकर उनकी तारीफ करते हैं। हाँ, और यहाँ एक और विरोधाभास है। कई गरीब लोग छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं। कोई सब्जी का ठेला लगाता है तो किसी की छोटी सी दुकान है। और इन छोटे व्यवसायों में पूंजी पर सीमांत रिटर्न यानी मार्जिनल रिटर्न अविश्वसनीय रूप से ज्यादा हो सकता है। रुको, ये सीमांत रिटर्न और समग्र रिटर्न का चक्कर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, मतलब अगर पैसा लगाने से तुरंत इतना ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो अमीर क्यों नहीं बन रहा है? यही तो पहेली है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सीमांत रिटर्न का मतलब है कि अगला 100 रुपए लगाकर कितना कमाया। ठीक है। मान लीजिए एक फल वाले का ठेला लगभग खाली है। वो 100 रुपए के केले खरीद कर लाता है और शाम तक 150 रुपए में बेच देता है। तो 50% का रिटर्न एक ही दिन में? हाँ, किसी भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से कहीं बेहतर। लेकिन अब समग्र रिटर्न को देखते हैं। मतलब दिन के आखिर में उसने कुल कितना कमाया? हाँ, सिर्फ 50 रुपए। अच्छा, तो उसका बिजनेस ही इतना छोटा है कि 50% का शानदार रिटर्न भी उसे गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल, ये व्यवसाय उन्हें जिंदा तो रखते हैं, लेकिन गरीबी से बाहर निकालने की क्षमता नहीं रखते। और शायद इसीलिए माइक्रो फाइनेंस, जो इन छोटे व्यवसायों के लिए कर्ज देता है, वो कोई जादुई छड़ी साबित नहीं हुआ है। सही कहा। हैदराबाद में स्पंदना के माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के मूल्यांकन से पता चला कि कर्ज लेने से लोगों ने कुछ छोटे मोटे बिजनेस शुरू तो किए, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। तो अगर उद्यमी बनना उनका सपना नहीं है तो फिर क्या है? ज्यादातर गरीबों का सपना उद्यमी बनना नहीं है। अच्छा। जब उनसे पूछा जाता है कि वे अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, तो सबसे आम जवाब अगला बड़ा बिजनेस टाइकून बनना नहीं होता। जवाब होता है एक सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी? हाँ, एक स्थिर सुरक्षित नौकरी। वाह, ये उद्यमशीलता के उस रोमांटिक विचार पर एक तरह से ठंडा पानी डाल देता है जो हम अक्सर सुनते हैं। शायद गरीबी में सबसे बड़ी जरूरत बड़े मुनाफे की नहीं बल्कि स्थिरता की होती है। ये जानने की कि अगले महीने घर का किराया कहाँ से आएगा। बिल्कुल, स्थिरता और भविष्य का अंदाजा लगा पाने की क्षमता, यही वो चीज है जो उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी लंबी अवधि की चीजों में निवेश करने का आत्मविश्वास देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो एक बात तो साफ है। क्या? गरीबी से लड़ना किसी एक बड़े विचार या जादुई समाधान से मुमकिन नहीं है। ये उन छोटी छोटी बाधाओं को समझने और हटाने के बारे में है जो लोगों को रोके हुए हैं। किताब इन्हें 3 आइज कहती है: विचारधारा, आइडियोलॉजी, अज्ञानता, इग्नोरेंस, और जड़ता, इनर्शिया। सही कहा। समाधान बड़े सिद्धांतों में नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित छोटी छोटी कार्रवाइयों में छिपा है। यह समझने में कि 1 किलो दाल लोगों को टीकाकरण के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है, या ये जानने में कि शिक्षा के बारे में गलत धारणा को सही जानकारी से कैसे बदला जा सकता है। यह एक धैर्य वाला, कदम दर कदम चलने वाला रास्ता है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी-कभी उम्मीद और विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी भी सबसे बड़ा निवेश होती है। एक स्थिर नौकरी की उम्मीद या ये भरोसा कि हमारा बच्चा स्कूल में सच में कुछ सीख रहा है, लोगों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। और अंत में ये किताब हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या गरीबी से लड़ने में असली बाधा संसाधनों की कमी है या फिर
हमारे उस धैर्य की कमी है जिससे हम गरीबों की जिंदगी को उनकी अपनी नजर से देख सकें और उनके फैसलों के पीछे के तर्क को समझ सकें।